गुड मॉर्निंग बच्चों ऑनलाइन रिवीजन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने अपनी रिवीजन क्लासेस में जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलाई जा रही हैं, इसके माध्यम से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा था और उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी हमने देखा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने देखा मीन, मीडियन और मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमने जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखे थे, उन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने देखा मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों, एक बार यदि हम फिर से देखें तो जो हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थे वो एक ऐसी वैल्यू थी जो पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती थी। एक सीरीज़ से हमें अंदाज़ा हो जाता था कि किस प्रकार का हमारा आंकड़े हैं पूरी सीरीज़ में। इसमें जो मीन था वो औसत था, इसी तरह मीडियन जो था वो बीच की वैल्यू था और मोड जो सबसे ज़्यादा आने वाला अंक था वो मोड था। उसके बाद हमने दूसरे चैप्टर में ये देखा कि कई बार हमको इस बात से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि हमारा औसत क्या है, हमें ये भी देखना होता है कि हमारे आंकड़े कितनी दूर तक फैले हैं, उनका बिखराव कैसा है। इस बिखराव को हमने डिस्पर्शन के चैप्टर में देखा, जहाँ हमने रेंज की बात की, जहाँ हमने मीन डेविएशन की बात की और जहाँ हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की। बच्चों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा इस क्लास का आखिरी चैप्टर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी हम डिस्पर्शन की ही बात करते हैं, यानी इसमें भी हम देखते हैं कि एक औसत से यानी मीन से हमारे आंकड़े कितनी दूर तक प्रसारित हैं, कितनी दूर तक फैले हुए हैं। लेकिन ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की तुलना में थोड़ा अलग है, एक अलग तरह का हमें आंकड़ा उपलब्ध कराता है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, कई बार हमें अपने रिसर्च में, हमें अपने एनालिसिस में, हमें अपनी सामान्य जीवन में ये तुलना करनी होती है कि दो आंकड़ों में यानी दो सीरीज़ हैं, उन दोनों में से अच्छी सीरीज़ कौन सी है, किस में बिखराव कम है, किस में बिखराव ज़्यादा है। तो उस संदर्भ में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। एक ये रिलेटिव मेजर्स है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इससे हमें तुलनात्मक जानकारी मिलती है कि मीन से कितना ऊपर और कितना नीचे, और उसके बाद जो आंकड़ा निकल के आता है, यदि हमारे पास दो सीरीज़ हैं तो हम ये अंदाज़ा ये हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, किस में ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी किस में ज़्यादा वेरिएशन है और किस में ज़्यादा स्टेबिलिटी है किस सीरीज़ के अंदर। तो देखिए, विचलनशीलता का गुणांक एक सापेक्षिक विचलन का माप है। ये प्रतिशत के रूप में किसी भी श्रृंखला का विचलन देता है और दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं को तुलना करने में, कंपैरेटिव एनालिसिस करने में मदद देता है। तो अभी जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि इसका जो मुख्य यूज़ है हमको पढ़ाने का, वो है कि हम जान पाएँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये हमें तुलना करने में मदद करता है, दो सीरीज़ के बीच में तुलना करके एक फिगर देता है परसेंटेज में, जो बताता है कि किस में ज़्यादा वेरिएशन है, किस में कम वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक रिलेटिव मेजर है, रिलेटिव मेजर है यानी जिसके भी आगे बच्चों आप साधारण तौर पे देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कोफिशिएंट वर्ड लगा होता है, ये सारे रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो ये भी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो देखिए, यदि आप क्रम में पढ़ते हैं तो अगर आपको मीन निकालना आता है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है, तो इस जो ये सेगमेंट है इसमें आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके और उसको डिवाइड करना है मीन से और इनटू 100। तो जो आंसर आएगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, जिसको हम CV कहते हैं। तो आपके सामने एक उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण है, जहाँ पर आपके पास दो फैक्ट्रियाँ हैं जो बल्ब बनाती हैं, और प्रश्न में ये जानने की कोशिश की गई है कि द बल्ब्स ऑफ विच फैक्ट्री आर मोर कंसिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेंथ ऑफ लाइफ। तो आपके सामने उनकी लेंथ दी हुई है कि फैक्ट्री में कितने बल्ब कितने दिन तक या कितने घंटों तक चलते हैं, और आपको बताना है कि किसकी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है यानी उसमें वेरिएबिलिटी कम है, वेरिएबिलिटी कम है, तो फिर हमें
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ ज्ञात करना है। तो आप देखिए, तो जैसा मैंने पीछे बताया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला हमने पीछे देखा वो था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। हमने 2 फैक्ट्रियाँ हैं तो दोनों का अलग अलग मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए नीचे सॉल्यूशन में दिया हुआ है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आप शॉर्टकट मेथड से भी, और यहाँ जिस तरह से स्टेप डिवीजन दिखाया गया आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना है। पहले फैक्ट्री ए के लिए कैलकुलेशन करी है। फैक्ट्री ए की कैलकुलेशन से आप देखिए 816.67 मीन आ गया, और अब मीडियन कैलकुलेट करा है, सॉरी हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करा है। स्टैंडर्ड डेविएशन 109.98 आ गया। इसके बाद इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में डाला है, जो पीछे हमने बात की, इसको CV भी कहते हैं। यह है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो दोनों वैल्यू पुट करने पर एक की वैल्यू आ गई। एक फैक्ट्री ए के लिए जो वैल्यू आई CV की वो आई 13.47। अब इसी तरह यदि हम फैक्ट्री बी के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ भी जैसी बात है, 2 अलग अलग सीरीज़ हैं तो दोनों के लिए अलग अलग मीन कैलकुलेट होगा। आप देखिए फैक्ट्री बी के नंबर ऑफ़ बल्ब्स और उनकी लेंथ दी हुई है, लाइफ कितनी है उनकी। तो फिर फैक्ट्री बी के लिए भी मीन कैलकुलेट करा और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करा, और हमने इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में डाला। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो हमारे पास एक फिगर आता है 14.29। अब देखिए ऊपर वाली के लिए आया 13.47, नीचे वाले के लिए आया 14.29। अब हमें क्या पता चला? अब हमें पता चला कि जो 14.29 है वो बड़ा फिगर है, वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी दिखाता है। तो हमको अपने आंसर भी प्राप्त हो गया। हमको प्राप्त हुआ कि जो ज़्यादा वेरिएबिलिटी है वो है 14.29 और कम वेरिएबिलिटी वाला है 13.49। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कंसिस्टेंट है, देखिए लिखा है द बल्ब ऑफ विच फैक्ट्री आर मोर कंसिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेंथ ऑफ लाइफ। तो कंसिस्टेंट कौन सा हुआ? जो कम वेरिएबल हुआ। तो कम वेरिएबल हुआ जिसमें कम वेरिएंस हुआ, तो 13.47। तो आपको लिखना है सिंस द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री बी एंड द CV ऑफ फैक्ट्री बी, आपको पता चला कि फैक्ट्री बी का जो वेरिएंस है वो ज़्यादा है, इज़ ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए। Therefore, the factory B has more variability, which means the bulb of factory A are more consistent. तो जाहिर सी बात है, कंसिस्टेंसी इसमें लेस वेरिएबिलिटी है, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अब देखिए यदि हम इसके मेरिट्स की बात करें तो ये 2 या 2 से अधिक जो श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में तुलना करने में मदद करता है। 2 हो सकती हैं, 2 होंगी तो ही तुलना होगी, लेकिन 2 से अधिक भी हों तो भी ये तुलना करने में सक्षम है। 2, 3, 4, 5 कितनी भी सीरीज़ हो तो सभी का अलग अलग मीन, सभी का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके आपके जो आंकड़े हैं वो आ जाएंगे। दूसरी तरफ इसके जो रिज़ल्ट आता है वो यूनिट फ्री होता है, इसमें किसी भी सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर आगे नहीं लगा होता है। पीछे भी आपने देखा कि परसेंटेज में आया, तो परसेंटेज जो है वो एक स्केल फ्री वैल्यू देता है। वहीं इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि जब औसत कम होता है तो इसको ज्ञात करना मुश्किल होता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है तो ज्ञात करना मुश्किल होता है। साथ ही साथ इसका महत्व सिर्फ तुलना करने में ही है, ज़्यादा और हम इसके काम को नहीं लेते हैं। सामान्य तौर पे जब भी CV की बात की जाती है तो हम किसी भी श्रृंखला में वेरिएबिलिटी देखकर 2 की तुलना करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह बच्चों ये जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, बहुत ही सिंपल था, लेकिन बहुत बार इससे परीक्षाओं में सवाल आते रहे हैं। आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है और कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है और इससे हम क्या ज्ञात करते हैं। तो छोटे प्रश्नों के रूप में भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और फॉर्मूले के रूप में भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप देखें। आपको यदि मीन पता है, यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है तो आप बिल्कुल आराम से इसको कर सकते हैं। बहुत ही सहज एक्सरसाइज होती है इसकी, और तुलना करके आप किसी भी 2 सीरीज़ के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपके सामने जितनी भी जो हमारी ऑनलाइन रिवीजन क्लास हुई, देखिए हमने पूरी कोशिश की कि लॉकडाउन के इस समय जो हमारे
क्लास का जो सिलेबस था, जो रिवाइज़ नहीं हो पाया था, हमने उसको रिवाइज़ किया। मैंने आपको व्हाट्सएप पे जो अपनी पीपीटीज़ थी वो दी, ताकि आप उनसे घर बैठ के पढ़ पाओ। और अब आपके लिए ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस ली। मैं आशा करता हूँ कि आपने इन रिवीजन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। बच्चों कक्षा 3rd में ये बात ध्यान रखने की है कि स्टैटिस्टिक्स में या तो पूरे नंबर आते हैं या 0 मार्क्स आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें। नंबर लेना बहुत ही आसान है, स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सिंपल है। बस जो मेन चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।